नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने प्रतिरोध को मापने वाले वैद्युतिक उपकरणों के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट की क्लास के अंदर हमने सबसे लास्ट के अंदर मेगर नामक वैद्युतिक उपकरण के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, मेगर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से मेगा ओम के अंदर प्रतिरोध का मापन किया जाता है। अब दोस्तों, प्रतिरोध के मापने के वैसे तो जो मुख्य मुख्य उपकरण थे उसके हमने लास्ट के क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया, लेकिन एक उपकरण और है जिसकी सहायता से हम प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हैं और उसका हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। वो उपकरण कौन सा है? तो वो उपकरण है आपका मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मल्टीमीटर की सहायता से हम प्रतिरोध का मापन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा अगला मापक यंत्र कौन सा होगा? तो हमारा अगला मापक यंत्र है मल्टीमीटर। कौन सा मीटर? मल्टी। अब मल्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। अर्थात ये बहुत सारी राशियों को मापने वाला यंत्र है। अर्थात इस मीटर की सहायता से अपन अलग अलग प्रकार की राशियों का मापन कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने जितने भी मीटर्स पढ़े थे उन मीटर की सहायता से केवल एक प्रकार की ही राशियों का मापन किया जा सकता है। अगर आपका एमीटर है तो उससे केवल अपन विद्युत धारा का मान ही ज्ञात कर सकते हैं। एमीटर से हम वोल्टेज का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई फ्रीक्वेंसी मीटर है तो उससे हम यदि आवृत्ति का ही मान ज्ञात कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मल्टीमीटर होता है इसकी सहायता से अपन एक से ज्यादा राशियों का मान पता कर सकते हैं। इस कारण इस मीटर का नाम क्या है? आपका मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर के अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले इसकी सहायता से क्या? इसकी सहायता इसकी सहायता से एक से अधिक राशियों का एक से अधिक राशियों का मापन किया जा सकता है। मापन किया जा सकता है। तो एक से अधिक राशियों को हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों को हम मल्टीमीटर की सहायता से माप सकते हैं। तो पहली जो राशि है जो हम मल्टीमीटर से माप सकते हैं वो है आपका एसी व डीसी वोल्टेज। एसी व डीसी वोल्टेज यानी कि जो भी वोल्टेज है, चाहे वो एसी प्रकार का वोल्टेज हो चाहे वो डीसी प्रकार का वोल्टेज हो, उस वोल्टेज को अपन इस मल्टीमीटर की सहायता से माप सकते हैं। अर्थात वोल्टेज को मापने के लिए हमने वैसे कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वोल्टेज को मापने के लिए वैसे तो हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन इस मल्टीमीटर की सहायता से भी हम वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इस मल्टीमीटर को हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। इस मल्टीमीटर को क्या बना सकते हैं? हम वोल्ट मीटर बना के उससे अपन वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से अपन डीसी विद्युत धारा का क्या? डीसी जो विद्युत धारा है उस डीसी विद्युत धारा का क्या कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डीसी विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से? मल्टीमीटर। कितने एम्पियर तक की? तो 10 एम्पियर तक की डीसी विद्युत धारा है उसका इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर की सहायता से केवल डीसी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मल्टीमीटर की सहायता से अपन एसी विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते। इसकी सहायता से केवल कौन सी विद्युत धारा? डीसी विद्युत धारा। अर्थात मल्टीमीटर विद्युत धारा का कौन सा मान प्रदर्शित करेगा? तो मल्टीमीटर है वो विद्युत धारा का औसत मान प्रदर्शित करता है। कौन सा मान प्रदर्शित करता है? औसत। क्योंकि डीसी परिपथों के अंदर विद्युत धारा की गणना के लिए अपन उस विद्युत धारा का कौन सा मान काम में लेते हैं? औसत मान। और ये मल्टीमीटर डीसी एमीटर की तरह काम करेगा, तो इससे हमको जो विद्युत धारा मिलेगी वो कौन सी होगी? आपकी औसत विद्युत धारा होगी। तीसरा तीसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी पदार्थ का क्या ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिरोध। क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन? प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। चौथा अपन क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से सततता परीक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सततता परीक्षण यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूटी टेस्ट। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? तो इसकी सहायता से अपन डायोड
डायोड का क्या कर सकते हैं, डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, डायोड की क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग, या फिर इसकी सहायता से अपन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो मापक यंत्र है उसका एक से अधिक राशियों को मापने में उपयोग किया जा रहा है, इस कारण इस मीटर को कौन सा मीटर कहा है, मल्टीमीटर कहा है। कौन सा, मल्टीमीटर। तो मुख्य रूप से इसका जो काम है वो क्या है, एक तो वोल्टेज को मापना है, किसको मापना, वोल्टेज को, एक विद्युत धारा मापना है, किसका, विद्युत धारा, और एक प्रतिरोध को मापना। इस कारण ये जो मल्टीमीटर है ना, इस मल्टीमीटर को अपन एवीओ मीटर भी कहते हैं। कौन सा मीटर, तो इसको एवीओ मीटर भी कहा जाता है। मल्टीमीटर का आपसे दूसरा नाम पूछे कि मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है, तो मल्टीमीटर को हम एवीओ मीटर भी कहा जाता है। एवीओ मीटर का मतलब, एक का मतलब होता है एम्पियर, एवीओ मीटर में एक का मतलब क्या होता है, तो एक का मतलब होता है एम्पियर, वी का मतलब होता है वोल्टेज, वी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज या वोल्ट, और ओ का मतलब क्या होता है, ओम होता है। तो वी का मतलब वोल्ट लिख लो, वी का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और ओ का मतलब क्या होता है, ओम होता है। अब बताइए एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट है वोल्टेज का, और ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, किसका मात्रक का, प्रतिरोध। तो इससे विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इन तीनों का मापन किया जा सकता है। इस कारण जो मल्टीमीटर है उसको एवीओ मीटर भी कहा जाता है। कौन सा मीटर कहा जाता है, एवीओ मीटर के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो बताइए चीजें समझ में आई कि मल्टीमीटर क्या होता है, इसको मल्टीमीटर क्यों कहते हैं, कौन कौन सी राशियों का ये मापन कर सकता है, तो इन इन राशियों का ये क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। जब इससे अपन वोल्टेज मापेंगे तो क्या करेंगे, इसको वोल्टमीटर की तरह काम में लेंगे। जब इसे अपन विद्युत धारा मापेंगे तो इसको एमीटर की तरह बनाएंगे, और जब इससे अपन प्रतिरोध मापेंगे तो इसको ओम मीटर की तरह क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो मैं डायग्राम में आपको एक मल्टीमीटर का डायग्राम बताता हूं कि मल्टीमीटर होता है वो वैसे दिखाई कैसे दिखाई देता है। तो देखिए ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम को आप देख पा रहे हो, ये दो आपके सामने मल्टीमीटर है, क्या है, ये दो मल्टीमीटर है, एक ये पीले कलर का मल्टीमीटर और एक जो ब्लैक कलर का मीटर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो पीले कलर का जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर हमको जो मान मिलेगा वो डायरेक्ट किसके अंदर मिलेगा, अंकों के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, अंकों के अंदर। तो इस कारण ये जो मीटर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका डिजिटल मल्टीमीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डिजिटल। लेकिन इधर वाला जो मल्टीमीटर आपका ये वाला ब्लैक कलर वाला, ये वाला मीटर है, इसके अंदर देखिए पैमाना बना हुआ है और उस पैमाने पर क्या लगा हुआ है, संकेतक। अब ये संकेतक क्या करेगा, उस पैमाने पर गति करके अपन को इन वैद्युतिक राशियों का मान प्रदर्शित करेगा। इस कारण जो ब्लैक वाला मल्टीमीटर है उसको कहेंगे एनालॉग मल्टीमीटर। क्या कहेंगे, एनालॉग। और इधर वाला जो आपका येलो कलर का मल्टीमीटर है वो कहलाएगा डिजिटल मल्टीमीटर। क्या कहलाएगा, डिजिटल। तो डायग्राम के अंदर आपके सामने डिजिटल मल्टीमीटर भी है और एनालॉग मल्टीमीटर, यानी कि दोनों प्रकार के मल्टीमीटर ही आपको दिखाए गए। अब दोनों के अंदर ही क्या होती है, दो रीड होती है, एक होती है लाल कलर की, एक होती है ब्लैक कलर की। तो देखिए बीच में रीड दिखाई दे रही है, तो एक तो लाल कलर की है और एक कौन से कलर की, ब्लैक कलर। लाल कलर की जो रीड होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव। और ब्लैक कलर की जो लीड होती है वो नेगेटिव। अर्थात इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये जो पोर्ट लगे हुए, यहाँ पर दो लीड लगी हुई है आपकी, एक तो ब्लैक कलर की लगी हुई है और एक कौन सी, रेड कलर की। तो ब्लैक कलर की जो रीड होती है उसको लगाते हैं कॉमन वाले। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ऐसे तीन प्रोब होती है, क्या होती है, तीन। एक में लिखा होता है आपका कॉमन, क्या लिखा होता है, कॉमन। दूसरे में लिखा होता है वी ए और ओम, और तीसरे के अंदर लिखा हुआ है 10 एम्पियर डीसी। क्या लिखा होता है, 10 एम्पियर डीसी। तो ये जो ब्लैक वाली लीड है उसको तो अपन लगाते हैं कॉमन के अंदर। कॉमन के अंदर तो कौन सी लीड को लगा देते हैं, ब्लैक को। कॉमन के अंदर तो कौन सी लीड को लगाएंगे, ब्लैक को। अब जो रेड वाली लीड है, अगर मेरे को वोल्टेज मापना है, विद्युत धारा मापनी है और प्रतिरोध मापना है। V का मतलब होता है वोल्टेज, A का मतलब विद्युत धारा, ओम का मतलब प्रतिरोध। अगर वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध मापना है तब तो मैं लाल वाली लीड को कहां किसमें लगाऊंगा, इस वाले प्रोब के अंदर। तो इस वाले प्रोब के अंदर क्या लगा दूंगा, लाल वाली लीड। अब जो भी टर्मिनलों पर अगर मेरे को वोल्टेज मापना है तो वहां पर क्या करूंगा, बीच में एक सेलेक्टर स्विच है, इसके देखिए यहाँ पर ये बीच में आपको गोल आकार का जो बड़ा सा स्विच दिख रहा है, ये क्या है, सेलेक्टर स्विच। इस सेलेक्टर स्विच को पहले अपन क्या करेंगे, जो भी राशि मापना चाहते हैं उस राशि पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें इस तरफ दिखा हुआ है डीसी वोल्टेज, इस तरफ क्या है, इसमें डीसी वोल्टेज। उस तरफ आपके जो दाएं हाथ की तरफ है वहां पर एसी वोल्टेज। नीचे की तरफ बाएं तरफ जहां पर मेरा हाथ दिखाई आपको दे रहा है वहां पर है प्रतिरोध का मान। क्या है, प्रतिरोध का मान। तो सेलेक्टर स्विच को हम जो भी वैद्युतिक राशि मापना चाहते हैं
पहले उस सेलेक्टर स्विच को उस वैद्युतिक राशि पर लेके जाएंगे, फिर दोनों लीड को जिस भी परिपथ के अंदर अपन को मान ज्ञात करना है वहां पर टच कराएंगे। तो ये जो स्केल है, यहाँ पर ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, उस स्क्रीन पर उस वैद्युतिक राशि का मान डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, अंकों के रूप में क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। चीजें समझ में आई। दूसरा, ऐसे जैसे आपका कौन सा है, एनालॉग है, तो उसके और इसमें सिर्फ अंतर यही है कि वो वहां पर पैमाने पर हमको वैद्युतिक राशि का मान खुद को पढ़ना पड़ेगा, जबकि ये वैद्युतिक राशि का मान डायरेक्ट हमको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चीजें क्लियर हुई आपकी दोनों, कि आपका जो मल्टीमीटर होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से ये वैद्युतिक राशियों का मापन करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेलेक्टर स्विच होता है। सेलेक्टर स्विच का मतलब समझ में आ गया, क्या काम करेगा, जो भी वैद्युतिक राशि हम मापना चाहते हैं उस वैद्युतिक राशि पर पहले सेलेक्टर स्विच को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर मेरे को डीसी वोल्टेज मापना है तो सेलेक्टर स्विच को घुमाकर डीसी वोल्टेज पे फिक्स करूंगा। अगर मेरे को एसी वोल्टेज मापना है तो सेलेक्टर स्विच को घुमाकर एसी वोल्टेज पे फिक्स करूंगा। प्रतिरोध मापना है तो प्रतिरोध पर, फिर ब्लैक और रेड जो प्रोब है उनकी सहायता से अपन उस वैद्युतिक राशि का क्या कर लेंगे, मापन कर लेंगे। चीजें क्लियर हुई। तो ये तो क्या हुआ, आपका ओम मीटर होता है वो किस प्रकार से आपको दिखाई देता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो चीज समझाई। अब यदि ओम मीटर से मैं क्या करना चाहता हूं, कोई प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहता हूं, क्या ओम मीटर से अगर मैं कोई वोल्टेज का मान, पहले वोल्ट मीटर के रूप में देख लेते हैं कि यदि हम ओम मीटर है उससे वोल्टेज का मान मापना चाहेंगे तो बताइए किस प्रकार से मापेंगे। तो देखिए वोल्ट मीटर के रूप में, अगर ये कोई आपका मीटर है, ये कोई आपका पीएमएमसी मीटर है, कौन सा है, पीएमएमसी, ये क्या है, मीटर है। अब ये पीएमएमसी मीटर है, इसको मैं एमीटर के रूप में भी काम में ले सकता हूं और इसको मैं वोल्ट मीटर के रूप में भी काम में ले सकता हूं। अगर मैं इसको वोल्ट मीटर के रूप में काम में लूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अगर इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया तो ये जो पीएमएमसी है अब वो किसका काम करेगा, आपका वोल्ट मीटर का काम करेगा। बताइए किसका काम करेगा वो, अब वोल्ट मीटर का। तो अगर इस मीटर के श्रेणी क्रम में मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। तो इससे अगर वोल्टेज मापना है तो एक निश्चित वैल्यू का प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब जिस वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ेंगे उसके अनुसार वो हमको क्या करेगा, वोल्टेज का मान प्रदर्शित करेगा। अगर यही पीएमएमसी उपकरण है, यही क्या है आपका पीएमएमसी उपकरण है, और इस पीएमएमसी उपकरण के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में यदि मैं एक प्रतिरोध जोड़ दूं तो अब ये जो पीएमएमसी है वो किसकी तरह काम करेगा, तो अब ये पीएमएमसी एमीटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एमीटर की तरह काम करेगा, अर्थात अब ये विद्युत धारा का हमको क्या करेगा, मान प्रदर्शित करेगा। अब जैसा शंट में प्रतिरोध लगाएंगे उसके अनुसार ये विद्युत धारा की क्या करेगा, मापन करेगा। तो इस पीएमएमसी के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़कर इसको अपन वोल्टमीटर और एमीटर की तरह क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो आपका जो मल्टीमीटर होता है ना, इस मल्टीमीटर के अंदर भी पीएमएमसी मापक यंत्र का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखोगे, मल्टीमीटर के अंदर, क्या मल्टीमीटर में पीएमएमसी मापक यंत्र का क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। तो मल्टीमीटर के अंदर कौन सा मापक यंत्र लगा होता है, तो मल्टीमीटर के अंदर है वो पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इस पीएमएमसी को अपन एज ए वोल्टमीटर की तरह कैसे काम में लगेंगे, तो आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर देखिए ये पीएमएमसी मीटर है आपका, इधर आरएम जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका पीएमएमसी मीटर है। अब इसके श्रेणी क्रम में मैंने देखिए R1, R2 और R3 ये तीन वैल्यू के प्रतिरोध है। अगर मैं इसके R1 जोड़ूंगा तो कितना वोल्टेज दिखाएगा मेरे को, V1। R2 प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा तो वोल्टेज कितना दर्शाएगा, V2। R3 प्रतिरोध जोड़ा तो वोल्टेज कितना बताएगा, V3। अर्थात वोल्टेज की अलग अलग रेंज हमको कब प्राप्त होगी, जब अलग अलग वैल्यू के प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यदि ये पीएमएमसी है, इसके श्रेणी क्रम में मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। अर्थात ये अब क्या करेगा, अपन को जो भी वैद्युतिक परिपथ है उसका वोल्टेज क्या कर लेंगे, इसकी सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मीटर है उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। चीजें क्लियर। अब इसी मल्टीमीटर को यदि मेरे को एमीटर के रूप में काम में लेना है, किसके रूप में, एमीटर के रूप में काम में लेना है, तो एमीटर की तरह कब काम करेगा, जब इस मल्टीमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ेगा। तो देखिए ये आपका मल्टीमीटर है, डी आर्सेनिवल मीटर है, कौन सा, डी आर्सेनिवल मीटर। डी आर्सेनिवल मीटर के अंदर समांतर क्रम में मैंने R1, R2, R3 चार प्रतिरोध है।
अब चारों में से कोई सा भी एक प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तो ये एमीटर की तरह काम करेगा। अब ये अलग अलग वैल्यू के प्रतिरोध है, अब जैसा प्रतिरोध का मान होगा उतने मान की ये विद्युत धारा क्या करने लग जाएगा, मापन करने लग जाएगा। अर्थात ये मल्टीमीटर अब किसकी तरह काम करेगा, आपका एमीटर की तरह काम करेगा। तो ये जो सेलेक्टर स्विच होता है इसको घुमाकर इस मल्टीमीटर को हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, एमीटर भी बना सकते हैं, ओम मीटर भी बना सकते हैं, और इससे हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई कि आपका जो मल्टीमीटर होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी वैद्युतिक राशियों को मापन करते हैं, एवियोमीटर क्यों कहा जाता है, इसके अंदर कौन सा उपकरण होता है, तो इसके अंदर पीएमएमसी मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मल्टीमीटर हो गया। क्या हो गया, मल्टीमीटर। अब अपन अगला मापक यंत्र देखते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर के बाद में प्रतिरोध को मापने के जो सारे के सारे मापक यंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो मापक यंत्र आएगा वो आएगा आपका कौन सा, अर्थ टेस्टर। कौन सा आएगा, अर्थ टेस्टर। देखिए अर्थ टेस्टर की जो संरचना वैसे तो मेगर के समान होती है। क्या, अर्थ टेस्टर की जो संरचना होती है तो वैसे तो मेगर के समान होती है, लेकिन मेगर को अपन अर्थ टेस्टर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। क्या, मेगर को अर्थ टेस्टर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेगर के अंदर कौन सा, पीएमएमसी मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, और अर्थ टेस्टर के अंदर भी पीएमएमसी मापक यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अपन पृथ्वी का अर्थ टेस्टर के अंदर क्या करते हैं, जो अर्थ इलेक्ट्रोड, पृथ्वी के अंदर जो अर्थ इलेक्ट्रोड हम गाड़ते हैं उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है कि ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है इसका प्रतिरोध कितना है। क्योंकि हम क्या चाहेंगे कि उस अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 1 से 3 ओम या 3 से 5 ओम, वो अलग अलग स्थिति पर अलग अलग जगह पर अर्थ इलेक्ट्रोड का मान क्या होता है, अलग अलग लिया जाता है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड का मान कम से कम रहे, और हमने जो अर्थिंग या अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया है वो पूरी तरह से हमारे घर के अनुसार सही है या नहीं है, उसका मान पता करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। अब अर्थ टेस्टर की संरचना वैसे तो मेगर के समान होती है, अर्थात उसके अंदर भी पीएमएमसी मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन मेगर के अलावा इसके अंदर है जो दो अलग एक्स्ट्रा चीजों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक होता है सिंक्रोनस रोटरी कन्वर्टर। क्या, अर्थ टेस्टर के अंदर दो और डिवाइस का अंदर एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर लगी होती है, जिसमें एक होता है सिंक्रोनस रोटरी कन्वर्टर और दूसरा होता है विद्युत धारा रिवर्सर। एक क्या होता है, विद्युत धारा रिवर्सर। तो दो अलग चीजें इसके अंदर लगी होती है। तो अपन क्या करते हैं, अर्थ टेस्टर के बारे में देखते हैं कि अर्थ टेस्टर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मेगर अलग चीज है और अर्थ टेस्टर आपका अलग चीज है। मेगर और अर्थ टेस्टर दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। मेगर के अंदर हमने देखा था केवल 2 टर्मिनल होते हैं, जबकि अर्थ टेस्टर के अंदर है वो 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। तो दोनों की संरचना देखिए अलग अलग होती है। अभी आपके सामने ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अपन अगला कौन सा मापक यंत्र पढ़ रहे हैं, तो अगला मापक यंत्र है आपका अर्थ टेस्टर। कौन सा है आपका, अर्थ टेस्टर। तो देखिए अर्थ टेस्टर, सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं कि अर्थ टेस्टर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो अर्थ टेस्टर के अंदर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, फिर डायग्राम के बाद में फिर आपको समझाएंगे। देखिए ये वाला डायग्राम, अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका अर्थ टेस्टर है। ये डायग्राम किसका है, आपका अर्थ टेस्टर का। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं कि अर्थ टेस्टर की अगर संरचना की बात करें, किसकी बात करें, संरचना। तो संरचना के अंदर जो पहला भाग होता है अर्थ टेस्टर के अंदर वो होता है स्थायी चुंबकीय जनित्र। क्या होता है, स्थायी चुंबकीय जनित्र। तो अर्थ टेस्टर के अंदर क्या होता है, एक स्थायी चुंबकीय जनित्र का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको चित्र के अंदर भी बताता चलता हूं कि वो कहां पर है। तो देखिए ऊपर ही ऊपर ये जो डीसी जनरेटर लिखा हुआ है, ये डीसी जनरेटर क्या है, आपका स्थायी चुंबकीय जनित्र है। कौन सा है, स्थायी चुंबकीय जनित्र। और इस जनरेटर के ऊपर के हिस्से पर क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। उस हैंडल की सहायता से अपन इस जनरेटर के शाफ्ट को क्या करते हैं, अपन घुमाते हैं। कितनी स्पीड से घुमाते हैं, तो 160 आरपीएम की स्पीड से घुमाते हैं। जैसा कि अपन मेगर के अंदर इसका उपयोग करते हैं, वैसे कि वैसे अर्थ टेस्टर के अंदर भी इस डीसी जनरेटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो डीसी स्थायी चुंबकीय जनित्र, इसके बारे में मेरे को बताने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इसके बारे में अपन ने मेगर के अंदर पढ़ा था। तो जो काम आपका ये डीसी जनरेटर मेगर के अंदर करता है, वही काम ये डीसी जनरेटर है वो किसके अंदर करता है, अर्थ थ्रस्टर के अंदर। यहाँ पर भी जनरेटर के रोटर की स्पीड कितनी रखी जाती है, 160 आरपीएम ही रखी जाती है। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर क्या होता है, तो दूसरा इसके अंदर होता है पीएमएमसी मापक यंत्र। क्या लगा होता है इसके अंदर, पीएमएमसी मापक यंत्र लगा होता है। अब पीएमएमसी मापक यंत्र लगा हुआ आता है, तो देखिए नीचे यहाँ पर ये दो स्थायी चुंबक है, ये चुंबक का एन सिरा है, ये चुंबक का एस सिरा है। उन दोनों चुंबकों के बीच में दो कॉइल लगा रखी है, एक प्रेशर कॉइल है, एक क्या है आपकी करंट कॉइल। तो ये कौन सा हो गया आपका, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अर्थात ये कॉइल क्या करती है, घूर्णन कर रही है और स्थायी चुंबक लगे हुए हैं। तो इसके अंदर कौन सा यंत्र होता है, तो इसके अंदर एक पीएमएमसी मापक यंत्र होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक पीएमएमसी मापक यंत्र होता है। चीजें क्लियर हुई। तो एक तो हो गया डीसी जनरेटर, दूसरा हो गया पीएमएमसी मापक यंत्र। अब देखिए डीसी जनरेटर और पीएमएमसी मापक यंत्र के अंदर ये दो अलग डिवाइस लगा हुई है, और ये दो अलग डिवाइस ही अलग होती है, नहीं तो इसकी संरचना बिल्कुल मेगर के समान हो जाती अगर ये दो चीजें यहाँ पर ना लगी होती। इसमें एक तो क्या है, धारा रिवर्सर युक्ति है। क्या है, धारा रिवर्सर डिवाइस है। धारा रिवर्सर डिवाइस का मतलब विद्युत धारा के मान को क्या कर देती है, उल्टा करती है। तो एक तो धारा रिवर्सर डिवाइस है, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ये है करंट रिवर्सर डिवाइस, और नीचे जो है वो सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर है। क्या है, नीचे का रेक्टिफायर और ऊपर का क्या है आपका रिवर्सर है। करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर, ये दो चीजें इसके अंदर क्या की जाती है, अलग उपयोग की जाती है। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा विद्युत धारा रिवर्सर। तो तीसरे नंबर पे इसमें किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा रिवर्सर। और चौथे नंबर पे इसके अंदर प्रयोग करते हैं क्या, सिंक्रोनस रेक्टिफायर या सिंक्रोनस रोटरी कन्वर्टर या सिंक्रोनस रेक्टिफायर। तो ये क्या है, आपके अर्थ टेस्टर के मुख्य भाग है कि अर्थ टेस्टर के अंदर एक स्थायी चुंबकीय जनित्र होता है, एक पीएमएमसी मापक यंत्र होता है, एक विद्युत धारा रिवर्सर होता है और एक सिंक्रोनस रेक्टिफायर होता है। अब देखिए ये दोनों भाग तो किसके अंदर होते हैं, मेगर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, मेगर के अंदर। लेकिन ये करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर है, ये दोनों मेगर के अंदर नहीं लगे होते। तो क्या अपन ये जब इन दोनों के बगैर क्या अपन उस अर्थिंग का इलेक्ट्रोड, उस अर्थिंग का प्रतिरोध माप सकते हैं क्या, तो इन दोनों के बगैर हम उस अर्थिंग का प्रतिरोध नहीं माप सकते, क्योंकि ये विद्युत धारा अर्थिंग का प्रतिरोध मापने के लिए हमको एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्या, अर्थिंग का प्रतिरोध मापने के लिए हमको एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन मेगर में हमको कहीं पर भी एसी सप्लाई नहीं मिलती। इस कारण मेगर की सहायता से अपन अर्थ का प्रतिरोध नहीं माप सकते। चीजें क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर अपन समझते हैं, देखिए स्थायी चुंबकीय जनरेटर के बारे में आपने पढ़ रखा है कि स्थायी चुंबकीय जनरेटर का यहाँ पर क्या काम होता है, जो मेगर के अंदर काम है वही यहाँ पर। पीएमएमसी मापक यंत्र के अंदर आपने पढ़ा रखा है कि पीएमएमसी मापक यंत्र जो मेगर के अंदर काम करता था वो यहाँ पर भी काम करेगा। अब पीएमएमसी मापक यंत्र को काम करने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की। कौन सी सप्लाई की, डीसी। और अपन अर्थिंग का जो प्रतिरोध मापते हैं वो किस पे मापते हैं, एसी सप्लाई पे। तो देखिए यहाँ पर ये तीन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, एक तो ई वाला इलेक्ट्रोड है जो आपका मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक पी और सी है जो आपके सहायक कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। तो मेगर के अंदर कितने कॉन्टैक्ट होते, सॉरी अर्थ टेस्टर के अंदर कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, तो अर्थ टेस्टर के अंदर तीन कॉन्टैक्ट होते हैं, एक पी होता है, सॉरी एक ई होता है, एक पी होता है और एक क्या होता है, सी। तो ई वाला है वो क्या कहलाता है, आपका मुख्य कॉन्टैक्ट कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है, आपका मुख्य कॉन्टैक्ट कहलाता है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, उसके सहायक कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सहायक कॉन्टैक्ट। तो अर्थ टेस्टर के अंदर कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, अर्थ टेस्टर के अंदर तीन कॉन्टैक्टर होते हैं। कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, तीन। अब ये जो मुख्य कॉन्टैक्ट है, ये देखिए मुख्य कॉन्टैक्ट आप चित्र के अंदर आप देख पा रहे हो, ये जो मुख्य कॉन्टैक्ट ई है वो दो कॉन्टैक्ट को मिलाकर बनाया गया है। मुख्य कॉन्टैक्ट ई को दो कॉन्टैक्ट को मिला के बनाया गया है। तो ई वाला जो कॉन्टैक्ट है ना ई, ये क्या करता है, P1 और C1 इन दोनों को आपस में जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है, ई का निर्माण किया जाता है। तो मुख्य कॉन्टैक्ट का निर्माण P1 और C1 इन दोनों को जोड़कर मुख्य कॉन्टैक्ट का निर्माण किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ टेस्टर के अंदर कौन से दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ा जाता है, तो अर्थ टेस्टर के अंदर P1 और C1 दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़कर एक मुख्य कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। क्या, P1 और C1 दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर एक क्या बनाया जाता है, मुख्य कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। अब यहाँ पर P1 क्या चीज है, C1 क्या चीज है,
तो देखिए पीएमएमसी मापक यंत्र के अंदर दो कोयल है, एक प्रेशर कोयल है और एक क्या है करंट कोयल। तो प्रेशर कोयल के जो सिरे हैं उनको तो लिखेंगे अपन P1 और P2 से। प्रेशर कोयल के सिरों को तो अपन किससे लिखेंगे, P1 और P2 से। और जो करंट कोयल के सिरे होंगे उसको लिखेंगे C1 और C2 से। तो यहाँ पर देखिए ये जो C1 आपको दिखाई दे रहा है ये करंट कोयल का पहला सिरा है। ऐसे जो P1 दिखाई दे रहा है ये प्रेशर कोयल का पहला सिरा है। ऐसे यहाँ पर आपको जो P2 दिखाई दे रहा है ये प्रेशर कोयल का दूसरा सिरा है। और आपको ये जो C2 दिखाई दे रहा है वो करंट कोयल का कौन सा सिरा है, आपका दूसरा सिरा है। तो करंट कोयल के भी दो सिरे हैं और प्रेशर कोयल के भी दो सिरे हैं। प्रेशर कोयल के सिरों को मैं P1 और P2 से लिखूंगा, करंट कोयल के सिरों को मैं C1 और C2 से क्या करूंगा, लिखूंगा। अब क्या करेंगे, ये जो ई वाला टर्मिनल होता है इस ई वाले टर्मिनल को क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग प्लेट से जोड़ते हैं। ई वाले टर्मिनल को किससे जोड़ देते हैं, तो ई वाले टर्मिनल को अपन अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड से इस टर्मिनल को क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। ऊपर लिखा गया, नीचे लिख देता हूं। तो इसको अपन क्या करते हैं, तो इसको अपन है जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं इसको, अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड से किसको जोड़ा जाता है, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ा जाता है ई को। किसको जोड़ते हैं, ई को। और ये जो पी और सी है ना, इनको क्या किया जाता है, इस अर्थिंग वाले इलेक्ट्रोड की एक सिद में ही लगाया जाता है। लेकिन इनके बीच की दूरी, मेन इलेक्ट्रोड है आपका ई और पी है, इसके बीच की दूरी तो होती है 12.5 मीटर। इनके बीच की दूरी तो कितनी होती है, 12.5 मीटर। किस किस के बीच में, ई वाले कॉन्टेक्ट और पी वाला कॉन्टेक्ट है, जो सहायक कॉन्टेक्ट है, पहला सहायक कॉन्टेक्ट है, उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 12 पॉइंट। और जो दूसरा वाला कॉन्टेक्ट है, ई और सी वाला कॉन्टेक्ट है, उसके बीच की दूरी होती है 25 मीटर। उनके बीच की दूरी कितनी होती है, आपके 25 मीटर होती है। कितनी, 25 मीटर। तो याद रह जाएगा कि आपका जो अर्थ टेस्टर है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक मुख्य कॉन्टेक्ट होता है जिसको ई से, 2 सहायक कॉन्टेक्ट होते हैं पी और सी। मुख्य कॉन्टेक्ट और जो पहला सहायक कॉन्टेक्ट पी है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 12.5 मीटर होती है। फिर मुख्य कॉन्टेक्ट और दूसरा सहायक कॉन्टेक्ट है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, आपके 25 मीटर होती है। कितने मीटर होती है, 25 मीटर। तो एक इलेक्ट्रोड, एक जो सहायक कॉन्टेक्ट है उसको तो 12.5 मीटर पर, और दूसरा जो सहायक कॉन्टेक्ट है उसको क्या किया जाता है, 25 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। अब इनको मैंने इनके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़कर क्या करेंगे, जैसे ही इस जनरेटर के हैंडल को अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो जैसे ही हैंडल घूमेगा तो जनरेटर के अंदर कौन सा वोल्टेज पैदा होगा, तो जनरेटर के अंदर पैदा होगा आपका डीसी वोल्टेज। अब ये जो डीसी वोल्टेज है वो किसके पास जाएगा, करंट रिवर्सर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, करंट रिवर्सर। अब आपसे पूछा जाएगा कि करंट रिवर्सर का क्या काम होता है इसके अंदर, तो करंट रिवर्सर क्या करेगा, डीसी जनरेटर से जो डीसी सप्लाई आ रही है उसको क्या करेगा, एसी सप्लाई में चेंज कर देगा। डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में। और एसी में चेंज होने के पश्चात ये सप्लाई कौन से सिरे पर आ जाएगी, सी वाले सिरे पे। अब यहाँ पर ये जो सी है, P1 और C1 है, इसके पास जो यहाँ पर सप्लाई आ रही है वो सप्लाई कौन सी सप्लाई है, तो ये सप्लाई है आपकी एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई है, आपकी एसी सप्लाई। तो यहाँ पर कौन सी सप्लाई आई, एसी। अब ये एसी सप्लाई है वो इस ई वाले इलेक्ट्रोड के माध्यम से किसके अंदर चल जाएगी, जमीन के अंदर चल जाएगी। अब जमीन के अंदर कौन सी सप्लाई जा रही है, एसी। अब एसी सप्लाई गई तो देखिए जो ई वाला इलेक्ट्रोड और पी वाला इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में क्या पैदा होगा, विभवांतर पैदा होगा। क्या होगा, विभवांतर। इस विभवांतर के कारण जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कौन सी कॉइल पर जाएगा, आपका प्रेशर कॉइल पर। अब प्रेशर कॉइल पीएमएमसी है। अब पीएमएमसी को काम करने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होगी, डीसी की। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी है, यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी है, आपकी एसी है। क्योंकि यहाँ पर इस करंट रिवर्सल ने जो डीसी थी उसको एसी में चेंज किया। एसी हमने किसमें दी, जमीन के अंदर दी है। तो यहाँ पर तो एसी है। अब ये पी वाले इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो करंट जाएगी, पी वाले इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो करंट जाएगी वो यहाँ पर जाएगी आपका किसके पास, रेक्टिफायर के पास। अब यहाँ से जो करंट जा रही है पी वाले इलेक्ट्रोड से, वो करंट कौन सी है, आपकी एसी। ये एसी वाली करंट किसके पास जाएगी, रेक्टिफायर के पास जाएगी। रेक्टिफायर क्या करेगा, उस एसी को वापस किस में चेंज करेगा, डीसी में। एसी को वापस किस में चेंज करेगा, डीसी में। और डीसी में चेंज करके फिर इस पीएमएमसी को क्या करेगा, वो प्रदान करेगा। और जब पीएमएमसी के अंदर डीसी सप्लाई जाएगी तो उसके अनुसार पीएमएमसी की प्रेशर कॉइल के अंदर विक्षेप पैदा होगा, और उस विक्षेप के कारण संकेतक पैमाने पर गति करेगा और अपन को उस अर्थिंग के इलेक्ट्रोड का क्या कर देगा, मान प्रदर्शित करेगा। तो जमीन के अंदर कौन सी सप्लाई है, एसी। लेकिन जो पीएमएमसी मीटर है उसको कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी। जनरेटर के अंदर जो सप्लाई पैदा हो रही है कौन सी हो रही है, डीसी। तो क्या हम डायरेक्ट डीसी को भी तो जमीन के अंदर दे सकते हैं। जमीन के अंदर हम एसी सप्लाई क्यों दे रहे हैं, उस डीसी को पहले एसी में चेंज किया,
एसी में चेंज करके फिर उसको अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर उसको प्रवेश कराया, फिर उस वापस एसी को वापस डीसी में चेंज किया, डीसी में चेंज करके फिर पीएमएमसी को दे रहे हैं, फिर वो क्या कर रहा है, उस अर्थिंग का इलेक्ट्रोड मापन कर रहा है। तो देखिए अगर मैं जमीन के अंदर क्या कर दूं, डीसी सप्लाई दे दूं, तो जमीन के अंदर मैं डीसी सप्लाई दे दूंगा, तो देखिए एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, और इनके बीच में क्या आ गया, आपके इलेक्ट्रोलाइट वैद्युतिक अपघट्य पदार्थ आ गया। तो जैसे इसको मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो यहाँ पर वैद्युतिक अपघटन की क्रिया होगी, और वैद्युतिक अपघटन की क्रिया के कारण यहाँ पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर क्या होगा, लॉसेस होगा, जिससे वो अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड है उसके प्रतिरोध का मान हमको सही सही नहीं मिल पाएगा। तो पृथ्वी के अंदर वैद्युतिक अपघटन की क्रिया ना हो, पृथ्वी के अंदर वैद्युतिक अपघटन की क्रिया ना हो, इसके लिए हम जमीन के अंदर कौन सी सप्लाई देते हैं, एसी, क्योंकि एसी के अंदर वैद्युतिक अपघटन की क्रिया नहीं होती है। वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कौन सी सप्लाई पर होती है, डीसी। तो इस पृथ्वी के अंदर वैद्युतिक अपघटन की क्रिया से बचने के लिए हम इस पृथ्वी के अंदर इस अर्थ टेस्टर के अंदर जो डीसी सप्लाई पैदा हो रही थी उसको जो धारा रिवर्सर है उसकी सहायता से एसी में कन्वर्ट करके फिर इस पृथ्वी के अंदर एसी सप्लाई देते हैं। चीजें क्लियर हुई? तो अर्थ टेस्टर आपका किस प्रकार से काम करता है वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि अर्थ टेस्टर के अंदर मुख्य रूप से 4 चीजें होती है। एक होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, दूसरा पीएमएमसी मापक यंत्र जो आपके नीचे लगा हुआ है, तीसरा इन दोनों के बीच में 2 उपकरण होते हैं, एक तो धारा रिवर्सर होता है और एक क्या होता है, रेक्टिफायर। जो विद्युत धारा रिवर्सर होता है वो क्या करता है, जो जनरेटर से डीसी सप्लाई आ रही थी उसको क्या करता है, एसी सप्लाई में बदलने का काम करता है, और ये एसी सप्लाई किसके अंदर जाती है, ग्राउंड के अंदर जाती है। फिर जो ई, पी और सी इन इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है। तो आपका जो वोल्टेज विभवपात होता है, तो आपका ये जो अर्थ टेस्टर होता है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ई और पी के बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ई और पी के बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अनुसार तो धारा बहेगी प्रेशर कॉइल में, और ई और सी वाले कांटेक्ट के बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा उसके अनुसार धारा बहेगी करंट कॉइल में। तो ई और सी के मध्य जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अनुसार तो धारा बहेगी कौन सी कॉइल में, करंट कॉइल में। और ई और पी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अनुसार धारा बहेगी कौन सी, प्रेशर कॉइल में। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की जो धारा है उसके कारण इसके अंदर विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होगा, फिर जाके ये क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो आपका जो क्या है, आपका अर्थ टेस्टर है वो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि विभवपात के सिद्धांत पर काम करता है। चीजें समझ में आई? अब मैं इसको आपको नोट करा देता हूं कि अर्थ टेस्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और किन किन चीजों से आपके क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, वर्किंग तो समझ में आ गई ना, संरचना भी आपके समझ में आ गई कि इसकी संरचना किस किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, अर्थ टेस्टर, क्या अर्थ टेस्टर की सहायता से, अर्थ टेस्टर की सहायता से अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो क्या काम करता है, तो जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या मापता है, ये प्रतिरोध मापता है। अर्थिंग के इलेक्ट्रोड का क्या मापता है, प्रतिरोध। कौन, अर्थ टेस्टर। फिर याद रखना है आपको, अर्थ टेस्टर, क्या अर्थ टेस्टर विभवपात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थ टेस्टर क्या करता है, आपका विभवपात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर क्या करता है, आपका कार्य करता है। फिर इसके अंदर लिखना अर्थ टेस्टर के मुख्य भाग, क्या अर्थ टेस्टर के मुख्य भाग। अर्थ टेस्टर के मुख्य भाग में पहला आ जाएगा क्या, स्थायी चुंबकीय जनित्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्थायी चुंबकीय जनित्र आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पीएमएमसी
मापक यंत्र आ जाएगा, या फिर डी आर्सेनवल मीटर, क्या लिख सकते हो आप, डी आर्सेनवल मीटर। अब तीसरा जो इसके अंदर अलग रहेगा वो क्या होगा, विद्युत धारा रिवर्सर, विद्युत धारा रिवर्सर। और चौथा होगा वो होगा सिंक्रोनस रेक्टिफायर। चौथा क्या होगा आपका, सिंक्रोनस रेक्टिफायर। तो बताइए अर्थ टेस्टर के अंदर कितने भाग, तो अर्थ टेस्टर के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। अब ये दोनों भाग तो आपने मेगर के अंदर पढ़ रखे हैं, तो इन दोनों भाग को अंदर मैं नहीं लिखवा रहा कि स्थायी चुंबकीय जनरेटर होता है वो इसके अंदर डीसी सप्लाई देने का काम करता है, इसकी जो घूमने की स्पीड है 160 आरपीएम होती है, वो मैंने आपको मेगर के अंदर लिखवा दिया। ऐसे पीएमएमसी मापक यंत्र के अंदर भी 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल है वो मोटे तार और कम फेरो वाली, प्रेशर कॉइल पतले तार और ज्यादा फेरो वाली बनाई जाती है। और पीएमएमसी को काम लेने के लिए अपन को डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो ये सब किसके अंदर लिखवा दिया मैंने, मेगर के अंदर। अब मैं लिखवाऊंगा आपको विद्युत धारा रिवर्सर और सिंक्रोनस रेक्टिफायर इसके अंदर क्या काम करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। तो अब आगे अपन इसके अंदर क्या लिखना है अपन को, तो आगे लिखना है अपन को विद्युत धारा रिवर्सर का क्या काम है। तो विद्युत धारा रिवर्सर, इसमें विद्युत धारा रिवर्सर डीसी जनित्र से आने वाली डीसी सप्लाई को एसी में क्या करता है, परिवर्तित करता है। या अर्थ टेस्टर की सहायता से अर्थिंग इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में एसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। एसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि पृथ्वी में डीसी सप्लाई प्रवाहित करने पर वैद्युतिक अपघटन के कारण वैद्युतिक अपघटन की क्रिया के कारण मापन में त्रुटि होती है। मापन में क्या होती है, त्रुटि। तो मापन में त्रुटि ना हो उसके लिए डीसी सप्लाई न देकर अपन कौन सी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, फिर पीएमएमसी को डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, या पीएमएमसी है वो डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। पीएमएमसी कौन सी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर। अतः पृथ्वी से आने वाली एसी सप्लाई को, कौन सी सप्लाई को, एसी सप्लाई को सिंक्रोनस रेक्टिफायर की सहायता से सिंक्रोनस रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में परिवर्तित कर पीएमएमसी को प्रदान करते हैं। पीएमएमसी को क्या करते हैं अपन, प्रदान करते हैं। तो पीएमएमसी है वो डीसी सप्लाई पर काम कर रहा है, और हमारी पृथ्वी के अंदर कौन सी सप्लाई है, एसी। तो उस एसी को वापस डीसी में बदलने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंक्रोनस रेक्टिफायर का। किसका प्रयोग करेंगे,
सिंक्रोनस रेक्टिफायर की सहायता से उस एसी को वापस डीसी में चेंज किया जाएगा और उस डीसी को फिर अपन क्या करेंगे, पीएमएमसी को प्रदान करेंगे। चीजें क्लियर हुई? फिर आगे देखना है आपको, मिटा दो इसको। अर्थ टेस्टर में कौन कौन से टर्मिनल को आपस में जोड़ा जाता है? तो अर्थ टेस्टर में P1 तथा C1 सिरे को जोड़कर मुख्य इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तथा प्रेशर कोयल का P2 सिरा तथा करंट कॉइल का C2 सिरा सहायक कॉन्टैक्ट यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। P और C क्या है? C है इसके सहायक कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब क्या करते, मुख्य कॉन्टैक्ट को अर्थिंग इलेक्ट्रोड से, किससे? अर्थिंग इलेक्ट्रोड से संयोजित कर सहायक कॉन्टैक्ट P को 12.5 मीटर तथा C को 25 मीटर की दूरी पर स्थापित करते हैं। दूरी पर क्या करते हैं अपन? स्थापित करते हैं। अब डीसी जनरेटर के हैंडल को घुमाने पर क्या? डीसी जनरेटर के हैंडल को घुमाने पर जो अर्थ टेस्टर क्या करेगा? अर्थ इलेक्ट्रोड के मान को प्रदर्शित करता है। के मान को क्या करता है? आपका प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो गया? आपका अर्थ टेस्टर हो गया कि अर्थ टेस्टर की सहायता से हम किस प्रकार से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? अर्थ टेस्टर। कितने कॉन्टैक्ट होते हैं अर्थ टेस्टर के अंदर? 3 होते हैं। एक होता है ई, पी और सी। ई मुख्य कॉन्टैक्ट होता है, पी और सी सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं। ई कॉन्टैक्ट को P1 और C1 को आपस में जोड़कर मुख्य कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। मुख्य कॉन्टैक्ट को अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और जो सहायक कॉन्टैक्ट है उसको मुख्य कॉन्टैक्ट से 12.5 और 25 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा के अंदर क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। फिर जैसे ही जनरेटर के हैंडल को पकड़कर घुमाएंगे तो वो जो आपका पीएमएमसी मापक यंत्र है, जो भी अर्थिंग का इलेक्ट्रोड प्रतिरोध होगा, उसको इस संकेतक के माध्यम से पैमाने पर हमको क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। चीजें के लिए अब ये आपका अर्थ टेस्टर है वो आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखिए, वैसे तो आपके इस वैद्युतिक मापक यंत्र के सारे उपकरण है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे और उपकरण है, 1-2 उनको और देख लेते हैं। एक होता है आपका टोंग टेस्टर। क्या होता है आपका? टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर, नाम तो सुना होगा आपने। कौन सा? क्या होता है आपका? एक होता है टोंग टेस्टर। क्या होता है? टोंग टेस्टर, या फिर उसको अपन बोलते हैं क्लैंप मीटर। क्या बोलते हैं उसको? क्लैंप मीटर। तो क्या बोलेंगे इसको? टोंग टेस्टर। या फिर क्या होता है आपका? एक क्लैंप मीटर होता है। क्या होता है? क्लैंप मीटर। नाम सुना है आपने? तो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था मल्टीमीटर। क्या पढ़ा था हमने? मल्टीमीटर पढ़ा था। तो मल्टीमीटर के अंदर हमने पढ़ा था कि मल्टीमीटर से केवल अपन डीसी विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। कौन सी का? डीसी विद्युत धारा का क्या कर सकते हैं अपन? मापन कर सकते हैं।
और वो भी कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर तक की। तो 10 एम्पियर तक की विद्युत धारा, वो भी कौन सी, डीसी, 10 एम्पियर तक की डीसी विद्युत धारा का मापन करने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर का। लेकिन हमको यदि एसी विद्युत धारा को मापन करने की आवश्यकता पड़ी तो हमको एक उपकरण तो पता है, वो क्या होता है, वो एमीटर। एमीटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, एसी विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। लेकिन एमीटर के अलावा भी कोई ऐसा इक्विपमेंट है क्या, उससे अपन एसी विद्युत धारा का मापन डायरेक्ट कर सके? तो ये जो टोंग टेस्टर है ना, टोंग टेस्टर, इसकी सहायता से अपन एसी विद्युत धारा का मापन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत धारा कौन सी, एसी विद्युत धारा, एसी विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए टोंग टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अब टोंग टेस्टर की सहायता से उच्च मान की विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो एसी और उच्च मान की एसी विद्युत धारा का मापन करने के लिए हम टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। चीजें समझ में आई? तो टोंग टेस्टर का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो क्या लिखोगे, उच्च मान की, क्या, उच्च मान की एसी विद्युत धारा, उच्च मान की एसी विद्युत धारा मापन में क्या किया जाता है, टोंग टेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो उच्च मान की एसी विद्युत धारा का मापन करने के लिए टोंग टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा को तो अपन एमीटर की सहायता से भी माप सकते हैं, लेकिन जब एमीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापते हैं तो उस एमीटर को उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना पड़ता है, उस परिपथ को बीच में से तोड़ना पड़ता है, और तोड़कर उस परिपथ के बीच में हमको क्या लगाना पड़ता है, एमीटर को लगाना पड़ता है। जैसे ये कोई आपका वैद्युतिक परिपथ है, ये बल्ब है, और ये यहाँ से कोई एसी सप्लाई जा रही है, ठीक है, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, ये 100 वाट का बल्ब है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो बल्ब है वो कितनी विद्युत धारा ले रहा है, इस बल्ब के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप प्रयोग करोगे एमीटर का। किसका प्रयोग करोगे, एमीटर। क्या करोगे, एक एमीटर लोगे और उस एमीटर को इस परिपथ के अंदर यहां से इस तार को यहां से हटाओगे और हटाकर इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, एक एमीटर। अब ये एमीटर क्या करेगा, इस लैंप के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हमको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो एमीटर से विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन को परिपथ को बीच में से क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, बीच में से परिपथ को तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन ये जो टोंग टेस्टर है ना, इसकी सहायता से इस परिपथ को यहां से हटाए बगैर, इस परिपथ को काटे बगैर हम डायरेक्ट विद्युत धारा का मान है वो इस टोंग टेस्टर से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टोंग टेस्टर का डायग्राम बताता हूं कि टोंग टेस्टर का डायग्राम होता कैसे। तो देखिए आपके सामने ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चित्र है वो है टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर का। किसका है, टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर का। तो ऊपर ये जो आपको येलो वाली भुजा है ना, ये वाली येलो वाली भुजा है, वो यहां से क्या होती है, आपकी खुल जाती है, ओपन हो जाती है। ये वाला बटन दिख रहा है आपको, येलो वाला बटन, जब इस वाले बटन को आप दबाओगे तो ये वाली भुजा है जो आपकी पिचकी हुई है वो यहां से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अब क्या करेंगे, इससे जैसे ही हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, जिस भी वायर के अंदर से गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, उस वायर को क्या करेंगे, इस भुजा के अंदर से गुजारेंगे, उस वायर को इस भुजा के अंदर से क्या कर देंगे, गुजार देंगे। कहीं पर भी वायर को कट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी वायर को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लेते हैं टोंग टेस्टर की आपकी भुजा है गोल आकार की। अब इसमें मेरे ये वायर है, इस वायर का अगर मेरे को विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है तो उसको बीच में से काट कर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस वायर को उस टोंग टेस्टर की ये जो भुजा है, इस भुजा के अंदर मैं डाल दूंगा ऐसे। अब अंदर डाला इसको इसके अंदर, अब जैसे अंदर डाला तो ये जो भुजा है उस भुजा के अंदर क्या होगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इस भुजा के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और इस भुजा के साथ एक पीएमएमसी एमीटर लगा होता है, वो एमीटर है अपन को क्या करेगा, उस विद्युत धारा का डायरेक्ट क्या कर देगा, मापन कर देगा। तो टोंग टेस्टर को परिपथ में जोड़े बगैर भी इसकी सहायता से विद्युत धारा का डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अब टोंग टेस्टर के अंदर ये जो भुजा होती है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करती है, और जो हम चालक तार जिसके अंदर विद्युत धारा ज्ञात कर रहे हैं वो उसकी प्राथमिक वाइंडिंग की तरह काम कर रहे हैं। अब चालक तार एक सीधा धारावाही चालक पदार्थ हो गया तो इसके अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, कम, और जबकि वो दूसरी वाली भुजा है उसके अंदर टर्न्स की संख्या ज्यादा है,
तो टर्न्स की ज्यादा संख्या ज्यादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेप अप, यानी कि वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब इसके अंदर तो वोल्टेज बढ़ा रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, टोंग टेस्टर की सहायता से अधिक मान की विद्युत धारा का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो टोंग टेस्टर की सहायता से अपन ज्यादा मान की एसी विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। आपका ये जो टोंग टेस्टर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी जब दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका ये जो टोंग टेस्टर है ये भी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे ही काम करता है। इसकी ये जो कोर है, ये खुलने वाली भुजा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जिस तार के अंदर आप विद्युत धारा माप रहे हो वो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगी। तो ये जो टोंग टेस्टर है ये भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आगे क्या लिखोगे कि क्लैंप मीटर, क्या क्लैंप मीटर, क्लैंप मीटर भी बोलते हैं इसको, या फिर टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर क्या करता है आपका, अन्योन्य, कौन सा, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या लिखते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपका टोंग टेस्टर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, याद रहेगा। अब आगे क्या लिखोगे, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से विद्युत धारा, विद्युत धारा मापन करते समय, मापन करते समय इसे परिपथ में, इसे परिपथ में संयोजित, परिपथ में संयोजित करने की, परिपथ में संयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर याद रखोगे टोंग टेस्टर की खुलने वाली भुजा, टोंग टेस्टर की, टोंग टेस्टर की जो भुजा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। कौन सी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या करती है, ये कार्य करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या करती है, आपका कार्य करती है। तो आपको यही चीजें याद रखनी है कि टोंग टेस्टर का उपयोग कहां पर करेंगे, तो जो उच्च मान की एसी विद्युत धारा है उसको मापने के लिए अपन टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। टोंग टेस्टर क्लैंप मीटर है वो अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से यदि हमको विद्युत धारा का मापन करना है तो उसको उसके परिपथ के अंदर हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी वायर के अंदर विद्युत धारा निकालनी है उसको इन भुजा के अंदर से क्या करेंगे, गुजार देंगे, तो डायरेक्ट अपन को क्या करेगा, ये विद्युत धारा का मान प्रदर्शित कर देता है। टोंग टेस्टर की ये जो भुजा है, आपको ये जो गोल आकार की भुजा दिखाई दे रही है, ये कौन सी वाइंडिंग का काम करती है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से, इसकी सहायता से किस प्रकार से विद्युत धारा का मापन ज्ञात किया जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर की जो संरचना होती है, टोंग टेस्टर के जो अंदर की संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए आप ये नेक्स्ट वाला आप डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, टोंग टेस्टर का ही डायग्राम है लेकिन ये अंदर वाला डायग्राम। तो देखिए ये तो इसकी भुजा हो गई कोर, ये वो सिलिकॉन स्टील की वही पत्ती नुमा कोर होती है। जब आप इसको दबाकर खोल के देखोगे तो इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित बनाया जाता है वैसे टोंग टेस्टर की ये कोर भी क्या बनाई जाती है, पटलित बनाई जाती है। अब ये कोर हो गई। अब ये जो ये चालक पदार्थ है, ये चालक पदार्थ है, इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा का मेरे को मान ज्ञात करना है। तो इस चालक पदार्थ को मैंने उस भुजा के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अब इस भुजा के देख लिए निचले वाले सिरे पर क्या लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है। तो मैंने क्या बोला था, टोंग टेस्टर की ये जो भुजा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। तो इस भुजा पर देखिए क्या लगी हुई है, वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग के साथ कौन लगा हुआ है, आपका एमीटर लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, एमीटर। अब इसके अंदर क्या होगा, इस चालक पदार्थ का अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक धारावाही चालक पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र अवश्य होता है। अब इस चालक पदार्थ के अंदर जितनी धारा होगी उसके अनुसार इस चालक पदार्थ के अंदर क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जब इस चुंबकीय क्षेत्र वाला चालक पदार्थ इस दूसरी वाली वाइंडिंग में से गुजरेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगी तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। परिवर्तन होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आएगा।
अब वो विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होगा, इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के, और इसका फ्लक्स किसके अंदर समानुपाती होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। तो जितनी विद्युत धारा उतना इसके अंदर विद्युत वाहक बल आएगा और उसके अनुसार इसमें क्या बहेगी, धारा, और उस धारा को इसे मीटर की सहायता से अपन क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। तो इस प्रकार टोंग टेस्टर की सहायता से क्या किया जाता है, एसी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। चीजें क्लियर हुई कि टोंग टेस्टर क्या होता है और किस प्रकार से इसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्लियर? तो आपका टोंग टेस्टर के अंदर बस इतना ही आपको याद रखना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इसके अलावा एक और छोटा सा मीटर होता है आपका, वो होता है आपका टैकोमीटर। क्या होता है, एक आपका टैकोमीटर होता है। देखिए इसका केवल हम उपयोग देखेंगे कि इनका उपयोग कहां पर करते हैं। तो क्या है आपका ये टैकोमीटर है। तो देखिए टैकोमीटर और टोंग टेस्टर दोनों अलग अलग चीज है। टोंग टेस्टर की सहायता से अपन ने क्या किया था, टोंग टेस्टर की सहायता से हमने विद्युत धारा का मान ज्ञात किया था। किसका मान ज्ञात किया था, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, या वो भी कौन सी, एसी विद्युत धारा। तो एसी विद्युत धारा का मापन करने के लिए अपन टोंग टेस्टर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा टोंग टेस्टर से देखिए अपन वोल्टेज भी माप सकते हैं, एसी वोल्टेज भी टोंग टेस्टर से माप सकते हैं, प्रतिरोध का मान भी अपन टोंग टेस्टर से ज्ञात कर सकते हैं, कंटिन्यूटी है वो भी टोंग टेस्टर से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इसका उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, एसी विद्युत धारा मापन में किया जाता है। तो प्रतिरोध भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि टोंग टेस्टर से क्या वोल्टेज माप सकते हैं क्या, तो हाँ, टोंग टेस्टर से अपन वोल्टेज भी माप सकते हैं, टोंग टेस्टर से अपन क्या माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं, और टोंग टेस्टर की सहायता से अपन एसी विद्युत धारा का भी मापन करते हैं। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, टैकोमीटर की। अब टैकोमीटर का उपयोग कहां पर करते हैं, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसे ये आपकी मोटर है, कोई क्या है आपकी मोटर, और ये क्या है, मोटर की शाफ्ट है, ये क्या है आपके मोटर की शाफ्ट। अब आपको क्या करना है, इस मोटर की ये जो शाफ्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रही है, इस मोटर की शाफ्ट के घूमने की क्या करनी है, आपको स्पीड ज्ञात करनी है। इस मोटर के शाफ्ट की घूमने की स्पीड से ज्ञात करनी है कि ये जो मोटर है वो कितने आरपीएम से घूम रही है, कितने आरपीएम पर घूम रही है। आरपीएम का मतलब होता है क्या, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या होता है आपका, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्र प्रति मिनट। क्या होता है आपका, चक्र प्रति मिनट। चक्र प्रति मिनट का मतलब होता है एक मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या। तो ये मोटर की जो शाफ्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रही है, इस शाफ्ट के घूमने की गति मापने के लिए या घूमने की स्पीड मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर। तो डीसी मशीनों की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। क्या, डीसी मशीनों की, क्या लिखोगे आप, डीसी मशीनों की, डीसी मशीनों की घूर्णन गति, डीसी मशीनों की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए, डीसी मशीनों की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का, किसका, टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। तो जो डीसी मशीन है, चाहे डीसी मशीन नहीं, मशीनों की गति लिख लो आप डायरेक्ट ही, क्या, मशीनों के घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है डीसी मशीन का ज्ञात करें, एसी मोटर की भी घूर्णन गति ज्ञात कर सकते हैं। कोई पंखा है हमारे रूम के अंदर, जो पंखा है वो घूम रहा है, उसकी घूर्णन गति भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी मशीन की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे आप, किसी भी मशीन या घूमने वाला जो भाग है, उस घूमने वाले पार्ट की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। अब टैकोमीटर क्या करता है, तो टैकोमीटर घूर्णन गति को, क्या, घूर्णन गति को आरपीएम में, किसके अंदर, आरपीएम में, और आरपीएम के आल फुल फॉर्म लिखोगे रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापता है। तो आपसे पूछे कि टैकोमीटर है वो घूर्णन गति को किस में मापता है, तो टैकोमीटर घूर्णन गति को आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्र प्रति मिनट, क्या वो लिखोगे, चक्र प्रति मिनट। तो चक्र प्रति मिनट में क्या करता है, आपका मापता है। चीजें क्लियर। तो केवल दो चीजें आपको याद रखनी कि टैकोमीटर का उपयोग कहां पे किया जाता है,
तो कोई भी मशीन है या फिर कोई भी घूमने वाला भाग है, उसकी घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग करें। किस में मापता है घूर्णन गति को? आरपीएम में मापता है। आरपीएम की फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि चक्र प्रति मिनट होता है। अब मैं आपको टैकोमीटर का एक डायग्राम दिखा देता हूं कि टैकोमीटर है वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो देखिए आपके सामने दो टैकोमीटर दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको दो टैकोमीटर दिखाई दे रहे हैं? दोनों टैकोमीटर अलग अलग प्रकार के। ये जो टैकोमीटर ये तो है लेजर टाइप का। कौन से टाइप का? लेजर टाइप का। लेजर टाइप का मतलब इस टैकोमीटर की सहायता से क्या होता है, लेजर लाइट निकलती है, एक लाल रंग की लाइट निकलती है। अब जो भी मशीन घूम रही है उस घूमने वाली मशीन के शाफ्ट के साथ अपन क्या लगाएंगे? एक रिफ्लेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्टर। एक टैप जैसी होती है, चमकीली टैप होती है, उस चमकीली टैप को उस मोटर के शाफ्ट के साथ अपन क्या करेंगे? पहले उस रिफ्लेक्टर को उसके शाफ्ट पे लगाएंगे। फिर ये जो वाला है, ये वाला देखिए जो पीले कलर का सिंबल लिखा हुआ है ना, ये लेजर का सिंबल है। किसका है? लेजर का। तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर ये जो बटन होता है, यहाँ पर ये वाला बटन होता है, इस बटन को अपन दिखाएंगे, जैसे दबाएंगे तो इसके अंदर से लेजर लाइट निकलती है, लाल रंग की लाइट निकलती है। उस लाल रंग की लाइट को जहां पर हमने रिफ्लेक्टर लगाया था, वो घूमने वाली शाफ्ट के ऊपर जहां पर हमने रिफ्लेक्टर लगाया था, उस रिफ्लेक्टर के ऊपर इस लाल वाली लाइट को उसके ऊपर क्या करेंगे? गिराएंगे। तो जैसे ही ये लाल वाली लाइट, लेजर लाइट उस रिफ्लेक्टर के पास में जाएगी तो ये क्या करेगा? उस मोटर की घूर्णन गति को अपन को किसमें? आरपीएम को, यहाँ पर एक डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले पर जो अपन को आरपीएम को क्या करेगा? प्रदर्शित कर देगा। तो समझ में आया? ये तो कौन सा है? आपका लेजर वाला टैकोमीटर है। तो इसके अंदर तो क्या होता है, जो घूमने वाला भाग होता है उसके ऊपर पहले एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, एक टैप के जैसा होता है, वो रिफ्लेक्टर उसके ऊपर लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? इस टैकोमीटर का ये वाला बटन है, उस बटन को अपन जैसे दबाएंगे तो इसमें से लेजर लाइट निकलती है लाल कलर की। उस लाइट को उस मशीन के घूमने वाले पार्ट्स के ऊपर डालेंगे। अब जैसे ही लाइट को उस घूमने वाले पार्ट्स के ऊपर डालेंगे तो ये उस मशीन के घूमने वाला भाग है, उसकी जो भी गति है उसको आरपीएम में इस डिस्प्ले के ऊपर अपन को अंकों के रूप में क्या करेगा? प्रदर्शित कर देगा। दूसरा वाला आपको जो टैकोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ देखिए क्या लगा हुआ है? एक शाफ्ट लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है। तो इस टैकोमीटर के अंदर क्या होता है? जिस भी मशीन को अपन को उसकी घूर्णन गति ज्ञात करनी है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये शाफ्ट वाला हिस्सा, उसको उस मशीन के शाफ्ट के साथ क्या करवा दिया जाता है? टच करा दिया जाता है। जैसे ये आपका टैकोमीटर की शाफ्ट है, अब कोई मशीन घूम रही है तो इसकी शाफ्ट को उसकी शाफ्ट के साथ प्रेशर के साथ कुछ दबाव डाल के उसके साथ जोड़ देंगे। अब ये क्या करने लग जाती है? शाफ्ट के साथ साथ इसकी शाफ्ट भी क्या करती है? घूमती है। अब इसकी शाफ्ट जितनी स्पीड से घूमेगी उसको ये यहाँ पर ये जो पैमाना है, ये जो आपकी डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले पर अंकों के रूप में उसकी क्या बताती है? घूर्णन गति प्रदर्शित कर देती है। तो ये दोनों ही क्या है? आपके टैकोमीटर है। एक लेजर टाइप का है, दूसरा शाफ्ट टाइप का है। लेजर टाइप के में इसको अपन को मशीन के साथ टच कराने की आवश्यकता नहीं होती है, रिफ्लेक्टर के ऊपर केवल लेजर लाइट डालने से ही ये उस मोटर की घूर्णन गति बता देता है। दूसरा वाला शाफ्ट टाइप का है, उसके अंदर उसकी शाफ्ट को घूमने वाली मशीन के पार्ट्स के साथ संयोजित करता है। जब वो घूमने वाली मशीन के साथ घूमेगा तो वो अपन को क्या करेगा? वो घूमने वाली मशीन की बॉडी की जो घूर्णन गति है उसको क्या करेगा? आरपीएम में प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या हो गया? आपका टैकोमीटर। तो विद्युत मापक यंत्र का जो चैप्टर था, जितने भी मापक यंत्र आपके इस चैप्टर के अंदर हो सकते हैं वो सारे मापक यंत्र मैंने कंप्लीट करवा दिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया। हर मापक यंत्र को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और जिस भी मापक यंत्र से जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कराया। तो आपका जो विद्युत मापक वाला चैप्टर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस मापक यंत्र के मेरे को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने, तो एक अपन क्लास के अंदर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे और आपका जो विद्युत मापक यंत्र है वो वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो विद्युत मापक यंत्र वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ ही हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जितने भी चैप्टर थे वो सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे? सेकेंड मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और सेकेंड मॉड्यूल के अंदर है सारी मशीनें, आपका ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सारी की सारी मशीनें कौन से मॉड्यूल के अंदर है? तो आपके सेकंड मॉड्यूल के अंदर है। और सेकंड मॉड्यूल के अंदर अब सबसे पहले अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे और जैसे ही आपका सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मानना 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि मशीन वाला पोर्शन और बेसिक वाला पोर्शन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो बचता क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम।
और इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, उनके अंदर इतना टाइम नहीं लगता, तो आपका सिलेबस है लगभग 75% आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास है वो जल्दी मैं आपको चैनल पर और यूट्यूब दोनों पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।